तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक इंडक्टेंस, और ये जो रेसिस्टेंस और जो इंडक्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, और ये पूरी सर्किट के साथ हमने कनेक्ट किया एसी सोर्स। तो बेसिकली होगा क्या, ये पूरी सर्किटरी में फ्लो होगा करंट। तो यहाँ पर ये जो करंट और जो वोल्टेज है दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई एसी सर्किट में अगर रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस कनेक्टेड हो तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अप्लाइड वोल्टेज होगा या फिर बोल सकते हैं जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा वो होगा ई, और वो बराबर में होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो ई नॉट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है पीक ईएमएफ, और ये जो ओमेगा है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव, और ये जो टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वी आर, और ये जो इंडक्टर के अक्रॉस या फिर बोल सकते हैं इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वी एल। तो यहाँ पर ये जो वी आर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर में होगा आई इंटू आर के। सिमिलरली इसको अगर हम लोग पीक वैल्यू के फॉर्म में लिखे तो हमें मिल जाएगा वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। सिमिलरली जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल ये बराबर में होगा आई इंटू एक्स एल के। अभी इसको अगर हम लोग पीक वैल्यू के फॉर्म में लिखे तो हम लोग लिखेंगे वी नॉट एल, और यहाँ पर ये आई नॉट इंटू एक्स एल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हमारे पास एक सर्किट होती है और वो सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस कनेक्ट हो तो उस केस में हमें जो वोल्टेज का फेज़र और जो करंट का जो फेज़र होता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये वाला जो फेज़र है वो है करंट का फेज़र, और ये वाला जो फेज़र है वो है वोल्टेज का फेज़र। तो जो करंट का जो फेज़र होता है वो वोल्टेज के फेज़र को ओवरलैप कर रहा होता है। कौन से केस में, जब हमारे सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो। और यहाँ पर हमें जो फेज़ डिफरेंस मिलता है वोल्टेज की साइन वेव और करंट की साइन वेव के बीच में वो ज़ीरो के बराबर में होता है। फेज़ डिफरेंस इज़ ज़ीरो इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली अगर हमारे पास अगर इंडक्टिव सर्किट होती है तो उस केस में हमें जो वोल्टेज का जो फेज़र मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, और जो करंट का जो फेज़र होता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो जो करंट का जो फेज़र होता है वो वोल्टेज के फेज़र को लैग कर रहा होता है, और जिस एंगल से ये करंट का फेज़र ये वोल्टेज के फेज़र को लैग कर रहा होता है वो जो एंगल होता है वो होता है फाई, और वो बराबर में होता है माइनस 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री के, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2। और ऐसा कब होता है, जब सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड हो तो। सिमिलरली अगर सर्किट में अगर कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होता है फॉर कैपेसिटिव सर्किट तो उस केस में जो करंट का जो फेज़र होता है वो लीड कर रहा होता है वोल्टेज के फेज़र को, और जो लीडिंग एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस अगर सर्किट में कनेक्टेड है तो उस केस में जो वोल्टेज का फेज़र और जो करंट का फेज़र है दोनों के बीच का जो फेज़ डिफरेंस होता है 5 और 0 के बराबर में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है, फॉर इंडक्टेंस जो वोल्टेज का जो फेज़र होगा वो लीड करेगा और जो करंट का जो फेज़र होगा वो लैग करेगा, और करंट का फेज़र जिस एंगल से लैग करता है वो जो एंगल होता है लैगिंग एंगल वो होता है माइनस 90 डिग्री या फिर बोल सकते हैं माइनस पाई बाई 2। सिमिलरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो करंट का जो फेज़र होगा कैपेसिटिव सर्किट के केस में जो करंट का जो फेज़र होगा वोल्टेज के फेज़र को लीड करेगा, और जो लीडिंग एंगल होगा वो होगा प्लस 90 डिग्री, जिसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है। यहाँ पर ये सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और सर्किट में इंडक्टेंस कनेक्टेड है। तो इस सर्किट के लिए अगर हम लोग फेज़र डायग्राम बनाएं तो हमें जो फेज़र डायग्राम जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो फेज़र है वो रेसिस्टेंस के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेसिस्टिव सर्किट में हमें जो फेज़र मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला जो फेज़र हमें जो दिखाई दे रहा है वो है रेसिस्टेंस के लिए। यहाँ पर ये जो आई है वो है करंट थ्रू रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये जो वी आर है वो है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। सिमिलरली जो करंट है इसको हम लोग रेफरेंस कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, और जैसे कि हमें पता है यहाँ पर सर्किट में क्या लगा है, सर्किट में लगा है इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज को। तो यहाँ पर ये जो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज को। यहाँ पर हमने कंसिडर किया वोल्टेज का फेज़र, ये वाला जो फेज़र है वो है वोल्टेज का फेज़र। तो ये जो करंट है ये वोल्टेज के फेज़र को लैग कर रहा है, और वो जो लैगिंग एंगल होगा वो होगा 5 और वो बराबर में होगा माइनस 90 डिग्री के, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो फेज़र है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और यहाँ पर ये वाला जो फेज़र है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग ओमेगा डी के एंगल नहीं कंसिडर करेंगे। जो ओमेगा टी एंगल जैसे कि हम लोग कंसिडर कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा टी एंगल नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी विल ऑल्सो नेगलेक्ट ओमेगा टी एज ए सर्किट हैज़ बोथ रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इंस्टेड ऑफ ओनली वन रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस।
सर्किट में अगर एक इंडक्टेंस होता, एक कैपेसिटेंस होता और एक रेसिस्टेंस होता तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा टी कंसिडर करते। मगर सर्किट में क्या क्या है, सर्किट में इंडक्टेंस भी है और रेसिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा टी एंगल नहीं कंसिडर करेंगे। ओमेगा टी एंगल हम लोग कब कंसिडर करेंगे, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्किट में हमें दो वोल्टेजेस मिल रहे हैं, एक हमें मिल रहा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एक हमें मिल रहा है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सर्किट में जो नेट वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, या फिर बोल सकते हैं जो सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इस सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर हमें मिल गया पैरेललोग्राम। और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो हमने जो वेक्टर जो ड्रॉ किया है, ये जो हमने जो वेक्टर जो ड्रॉ किया है, ये वेक्टर हमें इंडिकेट कर रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज, या फिर बोल सकते हैं जो लाइन सेगमेंट है, या फिर ये जो फेज़र हमने जो ड्रॉ किया है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इसका हमें फाइंड आउट करना होगा मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा फाइंड आउट करें, अप्लाई कर देंगे वेक्टर एडिशन का लॉ, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का लॉ हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ओमेगा टी, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी। तो जब भी सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ और इंडक्टेंस लगा हुआ हो, रेसिस्टेंस लगा हो, कैपेसिटेंस लगा हो, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज और जो एक्स एक्सिस होगा दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये रिजल्टेंट वोल्टेज और एक्स एक्सिस दोनों के बीच का अगर एंगल अगर ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो करंट का जो फेज़र है, ये करंट का फेज़र और ये एक्स एक्सिस दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप है वो हमें इंडिकेट कर रही है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है अगर वो ओमेगा टी होता है, मतलब ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है दोनों के बीच का एंगल अगर ओमेगा टी होता है, और हमें पता है यहाँ पर ये जो करंट का जो फेज़र है, यहाँ पर ये करंट का फेज़र और जो रिजल्टेंट वोल्टेज दोनों के बीच में हमें जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा फेस एंगल। तो अगर यहाँ पर ये वाला एंगल अगर फाई होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये रिजल्टेंट वोल्टेज और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस दोनों के बीच का जो एंगल है वो है ओमेगा टी, और यहाँ पर ये रिजल्टेंट वोल्टेज और यहाँ पर ये करंट का फेज़र दोनों के बीच का जो एंगल है वो है फाई। तो अगर दोनों के बीच का एंगल अगर फाई होता है तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट वोल्टेज और ये जो एक्स एक्सिस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी माइनस फाई। अगर हम लोग ये ओमेगा टी में से अगर ये फाई को सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस केस में यहाँ पर ये जो करंट का फेज़र और ये जो एक्स एक्सिस है दोनों के बीच का हमें एंगल मिलेगा जो कि होगा ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करिए वो होगा फाई एंगल, ये रिजल्टेंट वोल्टेज और ये करंट के फेज़र के बीच में, और ये वाला जो एंगल है वो है ओमेगा टी। ओमेगा टी में से अगर हम लोग फाई को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पर ये करंट का फेज़र और जो एक्स एक्सिस है दोनों के बीच का हमें एंगल मिलेगा जो कि होगा ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर अभी हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वोल्टेज, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम मिला है। तो बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रिजल्टेंट वोल्टेज हमें कब फाइंड आउट करना होता है, जब सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हो। नोट दैट देयर इज रिजल्टेंट वोल्टेज इन दिस सर्किट बिकॉज ड्यू टू रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, और रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो तभी भी रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा। रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ये तीनों कनेक्टेड हो तभी भी हमें फाइंड आउट करना होगा रिजल्टेंट वोल्टेज। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रिजल्टेंट वोल्टेज वी विल यूज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम तो हमने ड्रॉ किया है, अभी हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एज पर दी लॉ, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा वेक्टर एडिशन ऑफ दिस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ये बराबर में होगा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस दोनों के वेक्टर एडिशन के। अगर हम लोग पीक वैल्यू के फॉर्म में लिखे तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट आर, और यहाँ पर ये प्लस वी नॉट एल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरो की जो साइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है एज अ फेज़र। यहाँ पर हम लोग, जैसे कि हमें पता है हमने फेज़र के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, ये जो एरो है वो हमें वेक्टर नहीं इंडिकेट करती है, ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट करती है एज अ फेज़र। सिमिलरली इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस वी नॉट और यहाँ पर ये एल और यहाँ पर ये स्क्वायर।
इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये स्क्वायर अगर हम लोग हटाए तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर हम लोग पीक वैल्यू के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं रिजल्टेंट वोल्टेज, आप इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमें मिल जाएगा वी नॉट आर और यहाँ पर ये होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल और यहाँ पर ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वी नॉट होगा वो बराबर में होगा आई नॉट इंटू आर के। तो हमें मिल जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट इंटू आर और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस ये जो वी नॉट होगा बराबर में होगा आई नॉट इंटू एक्स एल और यहाँ पर ये होल स्क्वायर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो वी आर है वो बराबर में आई इंटू आर के, जो वी एल है वो बराबर में आई इंटू एक्स एल के। सिमिलरली अगर हम लोग वी नॉट कंसिडर करें तो बराबर में होगा आई नॉट इंटू एक्स एल के, और वी नॉट अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें आई मीन वी नॉट एल कंसिडर करें तो हमें मिलेगा आई नॉट इंटू एक्स एल। वी नॉट आर अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा आई नॉट इंटू आर। तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों में आई नॉट कॉमन है तो आई नॉट को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर और यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर को अगर हम लोग रूट के बाहर लेके आ जाए तो हमें मिल जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है, और वो जो रिजल्टेंट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने ऑब्टेन किया पीक वैल्यू के फॉर्म में। सिमिलरली जो रिजल्टेंट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है इसको अगर हम लोग लिखें इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में तो हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज और यहाँ पर हमें मिल रहा है ये करंट। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पर ये जो फेज़र है यहाँ पर ये जो वोल्टेज का जो फेज़र है रिजल्टेंट वोल्टेज का फेज़र, और यहाँ पर ये करंट का फेज़र। यहाँ पर ये जो करंट का जो फेज़र है वो पीछे और यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज का जो फेज़र है वो आगे। इसका मतलब ये जो करंट है वो लैग कर रहा है ये वोल्टेज को, जो करंट है वो लैग कर रहा है ये वोल्टेज को। तो जब भी सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो और इंडक्टेंस कनेक्टेड हो तो उस केस में जो सर्किट का जो करंट होगा वो लैग करेगा सर्किट के वोल्टेज को। तो अगर हम लोग इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग समझे तो हमने डिस्कस किया था जो इक्वेशन है वो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर हम लोग करंट के लिए इक्वेशन कंसिडर करें तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पर हमने माइनस फाइव क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो करंट का जो फेज़र है वो वोल्टेज के फेज़र को लैग कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन के हेल्प से भी हम लोग बोल सकते हैं जब भी सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो और इंडक्टेंस कनेक्टेड हो तो उस केस में जो सर्किटल करंट होगा वो लैग करेगा सर्किटल वोल्टेज को। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में अगर हम लोग ये रिजल्टेंट वोल्टेज को कंसिडर करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में तो हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको फर्दर हम लोग अरेंज करके आई नॉट के लिए हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं जो पीक करंट होगा वो बराबर में होगा पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ पर ये अभी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होता क्या है, यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर ये बराबर में होता है जेड एल के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड हियर दैट इज़ नॉट रिटन। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर ये बराबर में होता है जेड एल के, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमें जो करंट के लिए जो इक्वेशन मिला था पीक करंट के लिए वो था आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ पर ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर ये बराबर में होता है जेड एल के, और जो जेड एल क्या होता है, जो जेड एल होता है वो इंडक्टिव इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं जेड एल, तो हमें मिल जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड एल। अभी यहाँ पर ये इंडक्टिव इम्पीडेंस क्या होता है, इंडक्टिव इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इंडक्टिव इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी सर्किट में रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो और इंडक्टर कनेक्टेड हो और ये एसी सोर्स कनेक्टेड हो तो उस केस में जब ऑल्टरनेटिंग करंट पूरी सर्किटरी में फ्लो करेगा तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा वो अपोजिशन फेस करेगा। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपोजिशन फेस कर रहा है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस। तो जो इंडक्टिव इम्पीडेंस होता है वो इंडक्टर के वजह से नहीं होता है। इंडक्टिव इम्पीडेंस के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है रेसिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, एसी सोर्स भी होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडक्टिव इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर जैसे कि हमने डिस्कस किया था वो बराबर में होगा जेड एल के, तो यहाँ पर हमने पुट किया जेड एल।
यहाँ पर इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिखे तो हमें पता है जो एक्स सेल होता है वो बराबर में होता है ओमेगा इंटू एल के, तो जो एक्स सेल स्क्वायर होगा बराबर में होगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के। तो ये एक्स एल स्क्वायर के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा जेड एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ पर अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे जो फेस एंगल हमें जो मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज, यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में हमें जो फेस एंगल मिल रहा है उसको हम लोग कैसा कैलकुलेट करें। तो जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रिजल्टेंट वोल्टेज और यहाँ पर ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वाला फेजर हमें इंडिकेट कर रहा है, ये वाला फेजर हमें इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया करंट का फेजर और यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो होगा फाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाला जो एंगल है वो है फेस एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये जो फेजर है वो हम इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोग एक और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ट्रायंगल। ये होगा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस, ये होगा ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस, ये होगा ट्रायंगल का बेस और ये होगा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा बराबर में होगा वी एल के, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो फेजर है वो है वी एल। तो जो वी एल वाला फेजर है इसको एनी हाउ शिफ्ट करके अगर हम लोग यहाँ पर लेके आ जाए तो हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर एज अ वी एल, और जो बेस हमें जो मिलेगा वो मिलेगा वी आर, और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हमें मिलेगा ई। तो अगर हम लोग टेंजेंट ऑफ थीटा कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, हमें पता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट। हम लोग लिख सकते हैं टेन टेंजेंट ऑफ फाई हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर इज इक्वल टू अपोजिट कंसिडर करें वो होगा वी एल और जो एडजेसेंट होगा वो होगा वी आर, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो परपेंडिकुलर है वो है वी एल और जो बेस है वो है वी आर। तो परपेंडिकुलर है वी एल और जो बेस है वो है वी आर। वी एल की जगह हम लोग पुट कर देंगे आई इंटू एक्स एल, वी आर की जगह हम लोग पुट कर देंगे आई इंटू आर, आई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स एल अपॉन आर। ये जो एक्स एल होता है वो बराबर में होता है ओमेगा एल के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो ये जो एक्स एल होगा बराबर में होगा ओमेगा एल के, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर ये जो फेस एंगल है इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। सिमिलरली अगर हम लोग ये फेस एंगल की अगर कोसाइन वैल्यू कंसिडर करें तो हमें कंसिडर करना होगा कोसाइन ऑफ फाई, जो कि बराबर में होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कोसाइन ऑफ फाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बेस है वो है वी आर और जो हाइपोटेन्यूस है वो है ई, तो हमें मिल जाएगा वी आर अपॉन ई। तो जो वी आर है वो बराबर में आई इंटू आर के और जो ई है वो बराबर में आई इंटू जेड एल के। तो ये ई आई इंटू जेड एल के बराबर में कैसा है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने ये वाला रिलेशन ऑब्टेन किया था ई इज इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट, यहाँ पर हमने जो रिजल्टेंट वोल्टेज है रिजल्टेंट ई एम एफ, यहाँ पर ये जो सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इसके लिए हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में, जो कि था ई इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये बराबर में होता है जेड एल के। तो हमें मिल जाएगा ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड एल। तो वही यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड एल। यहाँ से आई कैंसिल, यहाँ से आई कैंसिल, हमें मिल जाएगा आर अपॉन जेड एल की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो जो कोसाइन ऑफ फाई होगा बराबर में होगा आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसकी अगर हमें कोसाइन वैल्यू चाहिए तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। तो अगर हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकालें तो अगर सर्किट में अगर इंडक्टेंस कनेक्टेड हो और अगर रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो और अगर पूरी सर्किटरी अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड हो तो जो सर्किट में जो करंट होगा वो लैग करेगा और जो वोल्टेज होगा वो लीड करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, ये जो एक्स सेल होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो एक्स सेल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो एक्स सी होता है हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी मिलेगा फर्दर जब हम लोग कैपेसिटर कंसिडर करेंगे सर्किट में। तो जो एक्स सी होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर हम लोग देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब बहुत सी जगह ऐसा लिखा होता है कि अगर इंडक्टर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो जो इंडक्टर होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो जो इंडक्टर जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को, वो जो अपोजिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग शो करते हैं एक्स सेल से। सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, जब एसी सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड हो और कैपेसिटर के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करे तो जो कैपेसिटर होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है, और कैपेसिटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को जो अपोज कर रहा है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो आंसर है वो बहुत हद तक के क्लियर है, मगर हमें कंसिडर करना होगा पूरी सर्किट, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो अकेले इंडक्टर के वजह से और कैपेसिटर के वजह से नहीं होता है। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है पूरी सर्किटरी होती है। जैसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के पीछे इंडक्टर तो होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी साइकिल की वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस के पीछे। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है सर्किट का बिहेवियर होता है देखा जाए तो अलॉन्ग विद द इंडक्टर। सिमिलरली जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ये भी सर्किट का बिहेवियर होता है अलॉन्ग विद द कैपेसिटर। सिमिलरली इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इम्पीडेंस। जब सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड हो और रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा, तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो एक अपोजिशन फेस करेगा ये सर्किटरी के वजह से। तो जो अपोजिशन जो फेस कर रहा है करंट का फ्लो किस किस के वजह से फेस कर रहा है अपोजिशन, रेसिस्टेंस के वजह से और इंडक्टेंस के वजह से। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे इंडक्टिव इम्पीडेंस। तो जो इंडक्टिव इम्पीडेंस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडक्टर नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रेसिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा, एसी सर्किट फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो जो इम्पीडेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये एसी सर्किट का बिहेवियर होता है। जिस बिहेवियर में जो एसी सर्किट होती है वो अपोजिशन ऑफर करती है अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को।